हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का टोटल 10 सेट लेकर के आए हैं। कितना सेट? 10 सेट लेकर के आए हैं। अगर आप सभी 10 सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में लगभग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे सेट से के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट सेट है। ज्योग्राफी का 3 सेट तक कवर कर लिया गया है, हिस्ट्री का भी सेट चल रहा है, पॉलिटी का भी सेट चल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का। तो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा फर्स्ट सेट का। सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है, कैसा होता है? इसका प्रवृत्ति एक्स अक्ष के समांतर या फिर वाई अक्ष के समांतर या फिर बाएं से दाएं नीचे की ओर या फिर दाएं से बाएं ऊपर की ओर। देखिए इसकी जो प्रवृत्ति होती है मांग वक्र यानी एक वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। क्या होता है इसका स्लोप? बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। और मांग वक्र किसको कहते हैं? यह एक वस्तु की अलग अलग कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? मांग वक्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन डन हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता है जब अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है या फिर वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है या फिर फैशन बदल जाता है या फिर इनमें से सभी। देखिए मांग का नियम जो होता है अन्य वस्तु की कीमत बदल जाने पर भी लागू नहीं होता है। अगर वस्तु की गुणवत्ता में अगर प्रॉपर्टी में अगर ये चेंजिंग आ जाए, बदलाव आ जाए, तब भी लागू नहीं होता है। अगर फैशन में भी बदलाव आ जाए तो तब भी लागू नहीं होता। अगर फैशन में बदलाव आ जाता है तो पुराने वाले फैशन के जो सामान होते हैं वो उसका मांग घट जाता है या फिर उसका पूरा तरह से मांग बैठ ही जाता है और उसका दाम भी घट जाता है। और नए फैशन के जो सामान आते हैं उसका दाम बढ़ जाता है, उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो इसमें भी जो होता है मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो तीनों अवस्था में मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स का टोटल 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आपको पता होगा एक सेट में 28 क्वेश्चन कवर किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ जो इकोनॉमिक्स जो है इसका एक सेट में 40 क्वेश्चन है। 40 के 40 क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर आप उसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा। वस्तु की मांग प्रभावित होती है उपयोगिता से, उत्पादकता से या फिर लाभदायकता से, फिर इनमें से सभी। यहाँ क्या होगा? इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं दिया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आपको राइट आंसर चूज करना है। देखिए किसी वस्तु की जो मांग प्रभावित होती है ना, यह उपयोगिता से भी होती है, उत्पादकता से भी और लाभदायकता से भी। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। या क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तीनों से प्रभावित होती है किसी वस्तु की मांग। आगे बढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग में क्या होती है? बढ़ती है या फिर घटती है या फिर अपरिवर्तित रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर कॉफी का अगर दाम बढ़ जाएगा, मूल्य अगर बढ़ जाएगा, तो कौन जाएगा उसको खरीदने के लिए? कौन जाएगा उसको फिर उसका उपभोग करने के लिए? तो इस स्थिति में जो सब कंज्यूमर, सब एक तरह से जो उपभोक्ता होंगे वो चाय का डिमांड करेंगे, क्योंकि कॉफी का मूल्य बढ़ जाता है। कौन जाएगा ज्यादा पैसा फंसाने के लिए? तो इस तरह से चाय का मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑप्शन ए वाला राइट होगा, यानी कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे पांचवां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग क्या हो जाती है? बढ़ती है, यानी वृद्धि होती है या फिर कमी होती है या फिर कम घटती है, स्थिर रहती है या फिर अप्रभावित रहती है। अगर पेट्रोल का दाम अगर बढ़ जाएगा, अगर सब कोई पेट्रोल नहीं खरीद पाएगा तो कार को लेकर के करेगा ही क्या? तो कार का डिमांड वहां क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कार की वृद्धि में, यानी जो होगा मांग में, कार की मांग में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। पांचवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि सेब के मूल्य में वृद्धि के कारण सेब की मांग में कमी होगी, विस्तार होगी या फिर वृद्धि होगी या फिर अप्रभावित। जब मांग में अगर बढ़ोतरी होगा तो सब लोग उसको थोड़ा ना खरीद सकेंगे। अगर उसका अगर दाम कम रहेगा तो सब कैटेगरी के लोग, सब वर्ग के लोग, अमीर गरीब सबको इसको खरीद सकेंगे। ठीक है, अगर उसका दाम में, मूल्य में वृद्धि कर दिया जाए तो उसका जो एक तरह से मांग होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कमी हो जाएगा। इस तरह से 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी यूनिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन करा कि औद्योगिक विकास के कारण मजदूरी की मांग में वृद्धि का उदाहरण है आय मांग, क्रॉस मांग या फिर व्युत्पन्न मांग या फिर प्रतियोगी मांग। देखिए इसकी जो मांग का जो उदाहरण है व्युत्पन्न मांग। क्या है? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग जो होता है यह आवश्यक वस्तु तथा आवश्यक सेवा, यानी जरूरी वस्तु और जरूरी सेवा के लिए उत्पन्न मांग को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग कहते हैं। व्युत्पन्न मांग किसको कहते हैं? आवश्यक वस्तु यानी जरूरी वस्तु और जरूरी सर्विस यानी सेवा के लिए जो उत्पन्न मांग होता है, डिमांड होता है, उसी को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ठीक है, ड्राइव्ड डिमांड कहते हैं। इस तरह से 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकाल में डैश साधनों में कोई परिवर्तन
नहीं होता। डैश की जगह आपको भरना है स्थिर होगा या फिर परिवर्तनशील होगा या फिर मानवीय होगा या फिर भौतिक होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, दिमाग लगाइए, इसके डैश की जगह क्या भरा जाएगा। देखिए परिवर्तनशील साधन जो होता है वो हमेशा चेंजिंग होते रहता है। परिवर्तनशील, इसका नाम ही क्या है, परिवर्तनशील है, जिसके कारण उसका जो क्या नाम है, परिवर्तनशील है। और ये परिवर्तनशील साधन जो है वो हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो डैश की जगह स्थिर भरा जाएगा, यानी अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो फिक्स साधन है, जैसे कि कोई प्लॉट है, कोई खेत है, अगर वहां कोई फॉर्म अगर स्थित है तो उसको वह प्लॉट क्या कहलाएंगे, स्थिर साधन कहलाएंगे। तो अल्पकाल में कम समय में उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी अल्पकाल में स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश के नियम को इजाद किया, यानी खोज किया। उत्पत्ति वृद्धि का नियम या फिर उत्पत्ति ह्रास का नियम या फिर उत्पत्ति समता का नियम या फिर परिवर्ती अनुपातों का नियम, यानी परिवर्ती अनुपात का नियम जो पढ़े हैं हम लोग थ्योरी में, ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसको ही कहते हैं, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। ये क्या होता है, देखिए जो आधुनिक अर्थशास्त्र ने जो खोज किया, इजाद किया, वो किसका किया, परिवर्ती अनुपातों का नियम का इजाद किया, यानी परिवर्तित अनुपात का नियम को खोज कर यानी इसका इजाद किया। ठीक है, परिवर्तित अनुपात का नियम थोड़ा सा याद कीजिए क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, यानी स्थिर आगत सहित सभी आगत में अगर चेंजिंग किया जाए, बढ़ोतरी किया जाए, वृद्धि किया जाए तो एपी और एमपी कुछ लिमिट तक बढ़ता है, यानी कुछ समय तक बढ़ता है, फिर उसके बाद क्या होने लगती है, घटने लगती है। उसी को क्या कहते हैं, परिवर्ती अनुपात का नियम यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कहते हैं। एपी क्या होता है, औसत उत्पाद यानी एवरेज प्रोडक्शन। एमपी क्या होता है, सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन डैश उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, मध्यवर्ती काल में या फिर बाजार काल में। डैश उत्पादन यानी डैश की जगह क्या भरा जाएगा वही आपको भरना। देखिए दीर्घकाल में, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। अगर ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा समय मिलेगा, उत्पादन के जो साधन होते हैं, जो भी साधन होते हैं उसके उस साधन में क्या किया जा सकता है, चेंजिंग किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन पॉसिबल है, संभव है। तो इस तरह से 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल उत्पाद यहां क्या हो जाएगा, बटे होगा यानी अपॉन होगा, कुल उत्पाद अपॉन परिवर्तनशील साधन की इकाई। ऊपरी फॉर्मूला डैश को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसको हल करने के लिए, कुल उत्पाद को या फिर औसत उत्पादन को या फिर सीमांत उत्पाद को या फिर वार्षिक उत्पाद को। आपको राइट आंसर चूज करना है। ये जो फॉर्मूला है कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधन की इकाई, ये क्या किस चीज को निकालने के लिए किया जाता है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पाद या फिर वार्षिक उत्पाद। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि औसत उत्पाद जो हम लोग निकालते थे, औसत उत्पाद बराबर निकालते थे कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधन की इकाई, यानी औसत उत्पाद बराबर कुल उत्पादन अपॉन परिवर्तनशील साधन की इकाई। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, खाली जगह औसत उत्पाद, यानी औसत उत्पादन बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि कुल उत्पाद बटे परिवर्तनशील साधन की इकाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाली जगह क्या भरा जाएगा, औसत उत्पादन भरा जाएगा। आगे बढ़ेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन कराता है या फिर अध्ययन है राष्ट्रीय आय का या फिर राष्ट्रीय उत्पादन का या फिर एक विशिष्ट फॉर्म का या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग पढ़े हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी एक फॉर्म, किसी एक उपभोक्ता या फिर किसी विशिष्ट उपभोक्ता या फिर किसी विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन कराता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, बाकी राष्ट्रीय आय हो गया, राष्ट्रीय उत्पादन हो गया, ये सब का जो अध्ययन किया जाता है ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यहाँ की पूछा जा रहा है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है तो एक विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन किया जाता है, यानी एक विशिष्ट उपभोक्ता या फिर इस एक विशिष्ट फॉर्म का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से 12वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, यानी इसको क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। आगे बढ़ेंगे 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन से यूनिक है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन से यूनिक है, किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको राइट आंसर चूज करना है कि निम्न में से किस में सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व यानी को कंबाइंड करके रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, 13वां नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ये जो क्या होता है कि पूंजी का स्वामित्व और संसाधन का स्वामित्व पब्लिक भी होता है और सरकार भी होता है, तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पूंजी का स्वामित्व यानी मालिक और जो निजी स्वामित्व होता है, इसमें क्या होता है कि निजीकरण होता है। ठीक है,
और इसमें निजीकरण और ये जो सरकार का होता है ये दोनों होता है, ठीक है। इसमें जो संसाधन का स्वामित्व होता है यानी पूंजी का जो स्वामित्व होता है पब्लिक और सरकार दोनों होता है, लेकिन पूंजीवादी में सिर्फ पब्लिक होता है, ठीक है। इस तरह से 13वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। 14वां नंबर क्वेश्चन राइट आंसर चूज करना है। उत्पादन संभावना वक्र जानते हैं ना, उत्पादन संभावना वक्र हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र? ये जो होता है उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्या का रेखा चित्र प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितने मात्रा में उत्पादन किया जाए, तो ये जो सारे चीज को दर्शाता है कि रेखा के माध्यम से किसका काम होता है, उत्पादन संभावना वक्र का काम होता है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर चूज करना है कि उत्पादन संभावना वक्र की जो अवधारणा जुड़ी है किससे जुड़ी है, सैमुअलसन से या फिर मार्शल से या फिर हिग्स से या फिर रॉबिन्सन से। आपको पता होना चाहिए कि इसका जो अवधारणा जुड़ी है यह सैमुअलसन से, किससे, सैमुअलसन से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। राइट आंसर चूज करना। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सेवा का उदाहरण है चिकित्सकों के कार्य या फिर अध्यापकों के कार्य या फिर वकीलों के कार्य या फिर इनमें से सभी। तो बच्चा जानता होगा कि इनमें से सभी क्या होगा कि सेवा का कार्य होगा, चिकित्सक के कार्य, उसके बाद जो है अध्यापकों के कार्य, उसके बाद वकीलों के कार्य, ये सारे कार्य क्या है, सेवा है, ठीक है, यानी सेवा के कार्य है, सर्विसेज है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है, टेलीविजन यानी टीवी, हवा या फिर सूर्य की रोशनी या फिर नदी का पानी। तो ये तो बच्चा भी बता देगा टेलीविजन क्या है कि आर्थिक वस्तु है यानी इकोनॉमिक गुड्स है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्लभता की समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे साधन असीमित है, सीमित है, पर्याप्त है या फिर बहुत ज्यादा है। दुर्लभता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझिए दुर्लभता क्या होता है। देखिए दुर्लभता अगर कोई चीज का नहीं मिलता है, जैसे कि पानी अगर नहीं मिलता तो हम लोग क्या कहेंगे, पानी की दुर्लभता है। दुर्लभता कहने का मतलब ये हो कि वो चीज जल्दी उपलब्ध नहीं होता है, जल्दी नहीं मिलता है। कोई चीज अगर आपको मार्केट में नहीं मिले, जल्दी वो चीज अगर नहीं मिली, तो आप वहां ये कह सकते हैं कि ये चीज की दुर्लभता है मार्केट में। जैसे कि पानी अगर नहीं मिले कोई प्रदेश में, तो अगर जैसे कि दिल्ली में पानी नहीं मिलता जल्दी, वहां बहुत गहराई तक ये करना पड़ता है, फिर जो है गलान करना, जो होते हैं पाइप जो होते हैं बहुत गहराई तक लेके जाना पड़ता है, तब वहां पानी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली में जो है पानी की क्या है, दुर्लभता है, ठीक है, यानी कमी है। इनडायरेक्टली आप कमी भी बोल सकते हैं दुर्लभता को। तो दुर्लभता की जो समस्या है यह इसलिए है क्योंकि असीमित संसाधन है या फिर सीमित संसाधन या फिर पर्याप्त है या फिर बहुत ज्यादा। तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो साधन है, संसाधन है, वो क्या है, सीमित है यानी लिमिटेड में है। अगर हम ज्यादा संसाधन का यूज करेंगे, ज्यादा संसाधन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए आगे समस्या खड़ा हो जाएगी, यानी दुर्लभता खड़ा हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, लिमिटेड में है ना। पानी क्या है, लिमिटेड में। ये पानी का लेयर तो नीचे जाते जा रहा है, ठीक है। कुछ साल बाद, कुछ 100 साल बाद या फिर 150 साल बाद क्या होगा कि पानी जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मूल आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर सभी। आपको राइट आंसर चूज करना। 18 नंबर क्वेश्चन आपको काफी यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनमें से जो है ना सभी को, यानी मूल आर्थिक समस्या का जो सामना करना पड़ता है, कोई ऐसा अर्थव्यवस्था नहीं है जिसको सभी मूल आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि पूंजीवादी को भी करना पड़ता है, समाजवादी, मिश्रित, ये तीनों को करना पड़ता है। यानी मूल आर्थिक समस्या क्या होता है, गरीबी हो गया, कितना उत्पादन करना है, कितना नहीं करना, किसके लिए करना, ये तो अर्थव्यवस्था का प्रकार हो जाता है ना। अर्थव्यवस्था, हर एक अर्थव्यवस्था के लिए मतलब समस्या ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी आर्थिक समस्याओं के कारण है असीमित इच्छाएं, सीमित साधन, विभिन्न प्रधानता या फिर इनमें से सभी। देखिए ये जो होता है, यहाँ क्या पूछ रहा क्वेश्चन, सभी आर्थिक समस्या का क्या क्या कारण है। जैसे कि असीमित इच्छा, हम लोग का डिजायर बहुत बड़ा है, हम लोग का ख्वाहिश जो है ना बहुत ज्यादा है, हम लोग चलते हैं जमीन में, लेकिन हम लोग को कार लेने की ख्वाहिश है। लेकिन यही समस्या जो है, यही जो इस इच्छा है, यह आर्थिक समस्या उत्पन्न कर देता है, हमारे पास गरीबी उत्पन्न कर देता है, ठीक है। जैसे कि अपने जो इच्छा करेगा, जो मन जाएगा, जो मन में आया वही कर डालेंगे। जिस तरह से हम लोग के पास आर्थिक समस्या हो जाती है, यानी गरीबी आ जाती है, जो चीज जरूरत नहीं है वो चीज भी खरीद लेंगे। ये सब जो असीमित इच्छा है यानी अनलिमिटेड डिजायर जो है, ये एक तरह से हमारी आर्थिक समस्या को बढ़ावा देता है, गरीबी लाता है। उसके बाद सीमित साधन, ठीक है, हमारे देश के पास कोई भी देश में, कोई भी प्रदेश में, कोई भी महादेश में जो है सीमित साधन है, यानी कहने का मतलब पानी अगर है तो पानी ज्यादा पड़ते पर जिसका जो लेयर है घटते जा रहा है, क्योंकि वो क्या है, सीमित है। कोई भी अगर देश में
कोयले का खदान है वो भी सीमित है, ये नहीं कि वहाँ कोयला बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ जो हर एक साधन क्या है सीमित है, तो ये भी एक आर्थिक समस्या का कारण है। और विभिन्न प्रधानता ये भी एक आर्थिक समस्या का कारण है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी सभी आर्थिक समस्या के कारण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काफी यूनिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन धन की विशेषता है, उपयोगिता, सीमितता या फिर विनिमय साध्यता या फिर इनमें से सभी। ये उपयोगिता क्या होता है, यूटिलिटी, जो यूज करते हैं, जो एक तरह से उपयोग करने की, जो हम लोग कोई भी सामान उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। सीमितता यानी लिमिटेशन, विनिमय साध्यता, ये एक नया वर्ड आ गया 20वां नंबर क्वेश्चन। ये जो होता है विनिमय साध्यता का मतलब होता है किसी भी चीज को एक तरह से माध्यम यानी खरीदना या फिर बेचना, जो कहलाता है विनिमय साध्यता कहलाता है, यानी स्टैंडर्ड वैल्यू में अपने जरूरत के लिए खरीदना, जरूरत के लिए बेचना, ठीक है। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी राइट आंसर होगा। यानी 20वां नंबर इनमें से सभी, यानी निम्न में से कौन सी विशेषता है, निम्न में से कौन सी धन की विशेषता, तो इनमें से क्या है, सभी जो है धन की विशेषता है, ठीक है। यानी धन को उपयोग कर सकते हैं, उसका सीमितता है, ज्यादा नहीं है धन, और उसका एक तरह से जरूरत करने पर उसको खरीद भी सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, साधनों का आवंटन या फिर साधनों का कुशलतम प्रयोग या फिर आर्थिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय समस्या क्या पर जस्ट अभी हम लोग पढ़े कि क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कितने मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये सब है केंद्रीय समस्या अर्थव्यवस्था की। लेकिन यह ऑप्शन तो कुछ और ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। आगे बढ़ेंगे 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है किधर से किधर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर या फिर दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं या फिर ऊपर से नीचे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ढाल होता है उत्पादन संभावना वक्र का, ये दाएं से बाएं की ओर होता है। क्या होता है, दाएं से बाएं की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश का आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट निर्भर करता है, डिपेंड करता है पूंजी संसाधन पर, बाजार का आकार पर, प्राकृतिक खनिज पर या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास होगा, अगर डेवलप होगा, तो वो सारे चीज यानी तीनों चीज उसके पास होना जरूरी है। पूंजी होगा तभी ना विकास कर पाएगा, बाजार होगा, कोई चीज बाजार होगा तभी ना कोई चीज का उत्पादन करके वो बेच पाएगा, प्राकृतिक खनिज होगा तभी कोई चीज का बना पाएगा, कोई नया चीज बना पाएगा, कोई नया चीज का उत्पादन कर सकेगा। ये तीनों चीज होना जरूरी है, यानी ये तीनों चीज होना जरूरी है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। किसी भी देश का आर्थिक विकास ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, मूल मकसद क्या होता है, क्या एम होता है उसका, लाभ अर्जित करना, गला काट प्रतियोगिता, नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था या फिर अधिकतम लोक कल्याण। देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन एम यही होता है कि लोगों का अधिक से अधिकतम भलाई हो, यानी अधिकतम लोक कल्याण, लोग अधिक से अधिक अच्छा जीवन गुजर बसर कर सके, लोगों का आर्थिक विकास सुधरे, लोगों का गरीबी से जीवन का छुटकारा मिले। ये सब क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है, मेन मकसद है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा जाता है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उपभोक्ता बिहेवियर यानी कंज्यूमर्स बिहेवियर का जो स्टडी किया जाता है वे व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक उपभोक्ता, किसी एक फॉर्म या फिर किसी उपभोक्ता के व्यवहार या फिर किसी एक फॉर्म के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में के मुकाबले में एक छोटा सा यूनिट है, छोटा सा खंड है, ठीक है। इस तरह से 25वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का प्रथम नियम क्या है, देखिए क्वेश्चन का प्रथम नियम क्या है, सबसे पहले इसका ये जान लीजिए क्वेश्चन का प्रथम क्या होता है। देखिए यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी प्रतिस्थापना वस्तु की मांग बढ़ जाती है, अगर किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी प्रतिस्थापना वस्तु की मांग घट जाती है। यानी किसी वस्तु, जैसे कि कोई वस्तु है, यानी यहाँ जो होता है यदि किसी वस्तु का अगर मांग बढ़ेगा तो उसकी जो दूसरा वाला वस्तु है उसी कैटेगरी में दूसरा वाला प्रतिस्थापना वस्तु का मांग होता है। यानी एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु का, जो दूसरे वस्तु को प्रतिस्थापना वस्तु कहते हैं। एक वस्तु की जगह जैसे कि कोई चीज है, जैसे कि कोई चीज है एक क्वालिटी का, वही चीज दूसरा क्वालिटी का, वही चीज मार्केट में उपस्थित है एक ही क्वालिटी का दूसरा कंपनी का, ठीक है। यानी एक चीज कोई चीज खरीदने गए, अगर ये क्वालिटी 1 वाला कीमत अगर बढ़ गया, यानी क्वालिटी 1 वाला अगर की वस्तु का कीमत बढ़ गया तो क्वालिटी 2 जो है यही वस्तु सेम टू सेम जो कॉपी है तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो क्वालिटी 1 है इसका हम लोग क्या किए, मांग बढ़ा दिए, यानी सॉरी मूल्य बढ़ा दिए, तो इसका यहाँ Q2 का मूल्य, ये मांग बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि Q1 वाला क्वालिटी 1 वाला जो वस्तु है इसका मूल्य बढ़ा दिए तो इसको सब कोई खरीद नहीं सकेगा, अमीर
गरीब इसको सभी कोई खरीद नहीं सकेगा, जिसके क्वालिटी 2 वाला जो वस्तु है यही उसका जो दूसरा रूप है, ये वाला जो वर्जन है, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो यही है गोसेन का प्रथम नियम, यानी यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी प्रतिस्थापना वस्तु नहीं, डुप्लीकेट वाला फॉर्म यानी दूसरा वाला फॉर्म जो वस्तु है वही वस्तु का उसका मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं गोसेन का प्रथम नियम। तो गोसेन का प्रथम नियम क्या है, मांग का नियम या फिर सम सीमांत उपयोगिता नियम या फिर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या फिर उपभोक्ता बचत। राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का ऑप्शन बी, यानी सम सीमांत उपयोगिता का नियम। आगे बढ़ेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक अभी तो जस्ट पढ़े गोसेन साहब, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोसेन साहब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 28वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। आगे बढ़ेंगे 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता यानी जिसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का गणना होता है, कैसे की जाती है, डेल टीयू बाय डेल क्यू या फिर डेल एमयू बाय डेल क्यू या फिर डेल क्यू बाय डेल टीयू या फिर डेल क्यू बाय डेल एमयू। राइट आंसर हो जाएगा डेल टीयू बाय डेल क्यू। देखिए इसका जो सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो निकाला जाता है, ये कैसे निकाला जाता है, कुल उत्पाद में परिवर्तन बटे अपोन कर देंगे परिवर्तनशील इकाई को डेल क्यू से सूचित किया जाता है। कुल उत्पाद में परिवर्तन यानी टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता में परिवर्तन कैसे दिखाया जाता है, टोटल यूटिलिटी यानी टोटल यूटिलिटी चेंजिंग एंड डेल क्या होता है, डेल का मतलब होता है परिवर्तन यानी चेंजिंग, डेल टीयू बाय डेल क्यू। इस तरह से 29वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुल उपयोगिता यानी टीयू अधिकतम होता है तब सीमांत उपयोगिता यानी एमयू होता है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। जब टीयू अधिकतम होगा अगर एमयू की उपयोगिता क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, घट जाएगा। आगे बढ़ेंगे 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सत्य है कौन ट्रू है, यानी एक तरह से ट्रू जो लाइन है वो आपको चूज करना है। टीयू तब उच्चतम होता है जब एमयू धनात्मक होता है, टीयू तब उच्चतम होता है जब एमयू ऋणात्मक शून्य होता है, टीयू तब गिरने लगता है, टोटल यूटिलिटी होता है। यहाँ टीयू का मतलब क्या होगा, टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयोगिता और मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता। ठीक है, टीयू तब गिरने लगता है जब एमयू ऋणात्मक होने लगता है या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी तीनों के तीनों जो तथ्य है यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, ट्रू है। आगे बढ़ेंगे 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनता वक्र होता है उद्गम की ओर उत्तल या फिर उद्गम की ओर अवतल या फिर और बहुत दोनों या फिर सभी असत्य है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन का राइट आंसर चूज करना। ये जो होता है उद्गम की ओर उत्तल होता है, उद्गम की ओर क्या होता है, उत्तल होता है, उभरा हुआ होता है, उदासीन वक्र। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 33वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने दिया था, मार्शल ने, पिगो ने, हिक्स ने या फिर रॉबिन्सन ने। 33वां नंबर का क्वेश्चन काफी यूनिक है। देखिए उपयोगिता का गणनावाचक का जो सिद्धांत दिया था ये थ्योरी में कवर करा दिए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्शल साहब, यानी मार्शल साहब ने उपयोगिता गणनावाचक का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ेंगे 34वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उपभोक्ता के व्यवहार यानी एक उपभोक्ता के रूप में आप उपयोगिता को अधिकतम करेंगे या फिर अधिक से अधिक वस्तु को खरीदेंगे या फिर उत्पादन लागत कम करेंगे या फिर वस्तु खरीदना पसंद नहीं करेंगे। देखिए एक उपभोक्ता यानी एक आइडियल जो एक तरह से उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, हम अगर किसी भी वस्तु को खरीदेंगे ना तो जो भी उपभोक्ता होता है वो किसी भी वस्तु को उपभोक्ता बढ़ाएगा यानी उपयोगिता बढ़ाएगा। जैसे कोई वस्तु खरीद लिया, कोई सामान खरीदेगा तो उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह से उपयोगिता को क्या करेंगे, अधिकतम करेंगे। क्या करेंगे, उपयोगिता को अधिकतम करेंगे एक उपभोक्ता एक कंज्यूमर के रूप में, कोई भी हम है या फिर कोई और रहे। ठीक है, 34वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 35वां नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि मांग को लिए होना जरूरी है वस्तु की इच्छा, साधन, खर्च की तत्परता या फिर इनमें से सभी। तो क्या इनमें से सभी, मांग जो होता है ये तीनों चीज होना चाहिए। ठीक है, वस्तु की इच्छा, आपको कोई चीज खरीदने का इच्छा होगा तभी उसका डिमांड कीजिएगा, मांग कीजिएगा। आपके पास अब साधन होगा, अब वो चीज का डिमांड कर लिए, अब वो साधन होगा तभी तो वो साधन का इस्तेमाल के डिमांड कर लिए, वो साधन उसके पास होगा तभी तो, या फिर वो साधन मार्केट में अवेलेबल बाजार में उपलब्ध होगा तभी तो आपका इच्छा पूरा हो पाएगा यानी मांग पूरा हो पाएगा। मांग के लिए ये भी जरूरी है। खर्च की तत्परता यानी खर्च करने की तत्परता, खर्च कीजिएगा ही नहीं तो कोई वस्तु का देगा आपको नहीं देगा, यानी मांग के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा, रुपया भी खर्चा करना पड़ेगा। कोई भी चीज का आप डिमांड करेंगे, कोई भी चीज का आप मांग करेंगे तो उसमें रुपया भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे 36वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब मांग बढ़ती है या फिर मांग घटती है या फिर मांग स्थिर रहती है या फिर मांग बढ़ती है और घटती है। 36वां नंबर क्वेश्चन राइट आंसर चूज करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांग बढ़ती है। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो जाहिर सी बात है जब किसी वस्तु का मूल्य घटेगा, कीमत घटेगा तो उसको जो अमीर तो पहले से ही खरीदता लेकिन गरीब भी उसको खरीद पाएगा। जब कीमत घटेगा तो ये जाहिर सी बात है उसकी क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी मांग में बढ़ती है। मांग क्या होती है, बढ़ती है। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 37वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है, विशिष्ट, श्रेष्ठ, सामान्य फिर निकृष्ट।
इंफीरियर, सुपीरियर या फिर इंफीरियर का मतलब होता है घटिया, इंफीरियर यानी निकृष्ट का मतलब होता है घटिया। गिफिन वस्तु किसको कहते हैं? 37वां नंबर क्वेश्चन, ये इसका मतलब होता है घटिया वस्तु यानी कम गुणवत्ता वाला वस्तु, ठीक है। अगर उपभोक्ता यानी कंज्यूमर का आय अगर बढ़ेगा यानी कम रहेगा तो क्या होगा कि वो घटिया वस्तु यानी कम गुणवत्ता वाला वस्तु को खरीदेगा, निकृष्ट वाला वस्तु को यानी इंफीरियर गुड्स को खरीदेगा। यानी गिफिन वस्तु किस प्रकार होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा, यानी एक तरह से इंफीरियर होगा, ठीक है। यानी घटिया वस्तु का नाम क्या होता है? गिफिन वस्तु कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था की भाषा में कम गुणवत्ता वाले घटिया वस्तु को क्या कहते हैं? गिफिन वस्तु कहे जाते हैं, ठीक है। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांग और मूल्य में संबंध होता है विपरीत, प्रत्यक्ष ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो होता है मांग और मूल्य में संबंध डायरेक्टली विपरीत होता है। अगर मांग अगर बढ़ेगा तो समझ जाइए तो मूल्य वहां कमी आया है। अगर किसी भी चीज का अगर डिमांड अगर कीमत घट जाएगा तो उसका डिमांड तो बढ़ जाएगा ना, उसको सब कोई खरीदने के लिए दौड़ते आ जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज का अगर मूल्य घट जाता है, कीमत घट जाता है, उसका मांग बढ़ जाता है। अगर वहीं अगर क्या किया जाए, मूल्य अगर बढ़ा दिया जाए, अगर एक रुपया की जगह डायरेक्ट 100 रुपया कर दिया जाए किसी एक वस्तु का मूल्य, तो वहां क्या होगा कि उसका डिमांड घट जाएगा। अब वहां क्या होगा कि वहां सब कोई थोड़ी ना खरीद पाएगा, गरीब भी एक तरह से पीछे हट जाएगा। जो कम व्यक्ति रहते हैं, जो जिसका आय कम रहता है, वो भी एक तरह से खरीदने से पीछे हट जाएगा, यानी मांग उसका नहीं करेगा, उसका डिमांड घट जाएगा। तो मांग और मूल्य में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। मांग अगर मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग घटेगा, मूल्य अगर घटेगा तो मांग बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के लिए यहाँ एक तरह से एग्जांपल के द्वारा बता दिया गया। आगे बढ़ेंगे 29वां नंबर 39वां क्वेश्चन की ओर। मांग का नियम व्यक्त करता है, क्या करता है भाई? 39वां नंबर काफी यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि मांग का नियम व्यक्त करता है वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को, दो वस्तुओं की कीमत संबंध को, या फिर उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा के संबंध को, या फिर इनमें से कोई नहीं। 39वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा को मांग का नियम व्यक्त करता है। मांग का नियम थ्योरी में पूरा तरह से पढ़ा दिया गया, ये चीज याद नहीं, याद होना चाहिए ये चीज को। राइट आंसर क्या होगा 39 नंबर क्वेश्चन का? वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं, ठीक है। ये भी आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं भागिएगा, और भी कुछ बोलना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता है आरामदायक वस्तु पर, या फिर विलासिता की वस्तु पर, या फिर आवश्यक वस्तुओं पर, या फिर निम्न कोटि की वस्तुओं पर। यानी क्या हो जाएगा? इंफीरियर गुड्स पर, यानी घटिया वस्तु पर, कम गुणवत्ता वाले वस्तु पर, यानी निम्न कोटि की वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अप्लाइड नहीं होता है। 40वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो बताइए कितना क्वेश्चन कवर किया? 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक कवर किया। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका थ्योरी अगर यूनिक है, अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से जो है ना 60% से अधिक यानी 60% से अधिक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जैसे कि इकोनॉमिक्स ये जैसे कि हिस्ट्री में, पॉलिटी में और ज्योग्राफी में 3 सेट तक कवर कर लिए। इसी तरह ये फर्स्ट सेट था, किसका फर्स्ट सेट था? इसका इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का ये फर्स्ट सेट था। तो फर्स्ट सेट में 40 क्वेश्चन कवर किए। तो इसी तरह हम सेकंड सेट, थर्ड सेट, इसी तरह हम 10 सेट तक कवर करेंगे। कितना सेट तक? 10 सेट तक कवर करेंगे। प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन रहेगा और ये सेट बीच बीच में आते रहेगा, ठीक है। और ये सेट बीच बीच में आते रहेगा। तो आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती है कि किसी भी सेट को नहीं छोड़िएगा, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी सेट को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक बार अगर गलती कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है अगर आपका मिस्टेक से अगर ऑप्शन अगर गलत लग गया तो वहां आपका 1 नंबर छट जाएगा, ठीक है। वहां 1 नंबर आने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आप जो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चेक किया जाता है उसका जो लिस्ट चेक किया जाता है वो कंप्यूटर में घुसाया जाता है, कंप्यूटर में एक कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है। तो वह कंप्यूटर के अंदर वो ह्यूमैनिटी नहीं होती, वो एक तरह से निर्दयता या फिर वो जो होता है आदमी के अंदर जो एक तरह से दया वाली ये होती है, प्रवृत्ति होती है, वो नहीं होता कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप इधर उधर करके 2-4 वर्ड लिख भी देते हैं तो आपको वहां 2 नंबर की जगह 1 नंबर मिल ही जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा होता है? नहीं होता। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने के लिए नहीं छोड़िएगा, सारे सेट्स को कवर कीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का फर्स्ट सेट था। तो रखिए अपना ख्याल। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर देखिए व्यूज जितना आता है उतना वीडियो में लाइक नहीं आता, बहुत उदासीन लिखते हैं, बहुत कम, एक तरह से अलग जैसा फील होता है। इतना मेहनत करते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो उसको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनका भी एक तरह से कवर हो जाएगा, उनका भी एक तरह से तैयारी प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।